Hello commandos, welcome to Biomentos classes online and the new unit after the structure of atom को फिनिश करने के बाद एक नया यूनिट स्टार्ट करेंगे हम लोग. दिस इज periodic classification of element. This unit is the periodic classification of element. नॉर्मली इसको हम पीरियोडिक टेबल भी बोलते हैं. ठीक है, तो इसके पहले कि पीरियोडिक टेबल स्टार्ट करें एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को थोड़ा बात कर लेते हैं. एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर सम स्टूडेंट्स आर फेसिंग प्रॉब्लम इन अकॉर्डिंग टू मीडियम हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम. तो देखिए, पहली बात तो ये ध्यान रखना है कि मेरा ऐसा कोई मोटो नहीं होता है कि मैं सारी चीजें इंग्लिश में ही बोलूं. मैं कोशिश करूंगा और भी अच्छे से हिंदी में मैं कोशिश करता हूं कि अभी जैसे इंग्लिश में मैं लेता हूं चीजों को तो उस समय मैं आपको हिंदी में बोल दिया करूंगा. दूसरी बात यह है कि पिछले कई सालों से जो है हिंदी मीडियम का बैच कॉमनली रहा नहीं है, तो इस कारण से जो है वो फ्लुएंसी आने में थोड़ा समय भी लग रहा है. और दूसरी बात और तीसरी बात यह है कि आपको भी थोड़ा इंप्रूवमेंट करना चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि देखिए मेडिकल की पढ़ाई किसी भी कंट्री में हिंदी मीडियम में तो होती नहीं है ना. दूसरी बात यह है कि इसका ये मतलब नहीं है कि मैं ये कह रहा हूं कि आप पूरा इंग्लिश टू इंग्लिश सीख लीजिए. मैं टर्मिनोलॉजीज और जहां पे जरूरत है वहां पे हिंदी की कोशिश करता हूं कि थोड़ी थोड़ी हिंदी हो जाए. लेकिन अगर कोई चीज क्लियर नहीं होती है तो आप उसको वापस से जब लेक्चर को देखेंगे या वापस से जब नोट्स को एक बार पढ़ेंगे कि कहां पे क्या था, तो आप उसको मैच करके आराम से समझ सकते हैं. और इंग्लिश मैं कोई बहुत टफ इंग्लिश तो यूज करता नहीं हूं, एकदम नॉर्मल भाषा वाली इंग्लिश यूज करता हूं जिसको हम लोग आसानी से समझ सकते हैं. ठीक है ना. फिर भी अगर कोई दिक्कत हो रही है तो थोड़ी और हिंदी में कोशिश करता हूं मैं कि थोड़ी और टर्मिनोलॉजीज हिंदी में लाता हूं, है ना. एक तो ये बात. दूसरी बात यह है कि ऐसा नहीं है कि हम लोग कंप्लीट सिलेबस के ऊपर नहीं जा रहे हैं. हम लोग बहुत बड़ी चीजें नहीं करेंगे, लेकिन जहां पर जिन चीजों का हमें काम है वो करेंगे और उसके बाद फिर चीजों को अकॉर्डिंग टू आवर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लेवल, मतलब हमारा मोटो वही है. हमारा मोटो है नीट 2021, तो मोटो इज द सेम, वो चेंज नहीं हो रहा है. हाँ, हो सकता है कि कहीं पे कुछ चीजों की जरूरत पड़ी हो तो उसको ब्रीफ करने की कोशिश की हो, क्योंकि बहुत सारी चीजों को शुरुआत से ही शॉर्टकट हम लेकर नहीं चल सकते हैं ना. तो चीजों को ब्रीफ करना भी जरूरी है. और ये बेसिक यूनिट्स है, तो बेसिक यूनिट्स में बहुत ज्यादा जरूरी है. ठीक, और अभी बहुत ही सिंपल तरीके से ही चल रहा हूं मैं. अगर किसी को कोई दिक्कत हो रही है तो वो लेक्चर को बार बार देख सकते हैं, चीजों को बार बार देख सकते हैं, चीजें समझ में आएगी. ऐसा मैंने कहा कि सभी जो लोग हैं, सभी जो बच्चे हैं या सभी टीचर्स भी हैं, जो भी व्यक्ति हैं पृथ्वी पर, ऐसा जरूरी नहीं है कि सबको एक ही बार में सभी चीजें बहुत अच्छे से फ्लुएंटली समझ में आ जाती हो. कुछ लोग एक ही चीज को 2-3 बार करके समझ पाते हैं, कुछ लोग उसको लिखते हैं तब उनको समझ में आती है, कुछ लोग उसको बार बार पढ़ते हैं तब वो चीजें समझ में आती है. तो जिसको अपनी हैबिट तो सबको पता होती कि मुझे ये चीज, जब मैं जैसे मैं अपनी हैबिट बताऊं, तो जब मैं कोई चीज पढ़ने के बाद उसको लिखता हूं, एक बार राइटिंग वर्क में लाता हूं, तब वो चीज मुझे एकदम क्लियर हो जाती है कि मैंने क्या कहा, मुझे क्या करना है और क्या चीज मैं सोच रहा था. तो मुझे बड़ा बिना राइटिंग के कोई चीज आसानी से समझ में नहीं आती, तो जब मैं उसको लिखता हूं तो वो मुझे समझ में आ जाती कि अच्छा ये चीज ऐसा था और इसको ऐसा ऐसा कर सकते हैं. राइट. तो इसी तरीके से सबकी अपनी अपनी हैबिट होती है, तो आप अपनी हैबिट के हिसाब से चीजों को देख लीजिए. ठीक है, तो वो चीजें अरेंज करना हमको सीखना पड़ेगा कि कैसे करना है. ठीक है, तो चलिए अब आप लोगों के जो भी प्रॉब्लम्स है उसको शॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं और आगे के चैप्टर में अब हम लोग बात कर रहे हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के बारे में. तो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का जो शुरुआती हिस्सा है वो बिल्कुल सिंपल, मतलब जो ओल्ड क्लासिफिकेशन, क्लासिकल कह सकते हैं आप इसको, जहां पर साइंटिस्ट लोग आए और उन्होंने कुछ कहा टेबल के बारे में कि ये एलिमेंट है तो इसको ऐसे क्लासिफाई कर लो, ये एलिमेंट है तो इसको ऐसे क्लासिफाई कर लो. और उसका हमारे लिए कोई बहुत कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से या एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई बहुत इंपॉर्टेंस भी नहीं है, लेकिन फिर भी चीजें हैं तो हमें पता होनी चाहिए. ठीक है ना. मतलब हम ऐसा नहीं चाहते कि कोई भी चीज है और हमको पता नहीं है, तो हमको जानकारी होनी चाहिए. बाकी जो इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू होंगे, पीरियोडिसिटी का जो इंपॉर्टेंट हिस्सा है वो कहां से शुरू होगा. एक पहली बात, पीरियोडिक टेबल को याद करना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना. मतलब अकॉर्डिंग टू पीरियड और अकॉर्डिंग टू ग्रुप. तो पीरियड और ग्रुप के अनुसार पूरे पीरियोडिक टेबल के सभी एलिमेंट को याद करना है. ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है. और उसके आगे जो हिस्सा हम लोग कवर करेंगे दैट इज रिलेटेड विद द पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट. तो पीरियोडिक
प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट वाला जो पोर्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। द पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन हम लोग स्टार्ट करेंगे इसके हिस्ट्री से, हिस्ट्री वाले पोर्शन से। तो हिस्ट्री वाले पोर्शन में केवल आपको बस ये ध्यान रखना है कि कौन कौन से साइंटिस्ट आए और उन्होंने क्या क्या स्टेटमेंट दिया, ये चीज हमारे काम की है। और अगर कोई दिक्कत महसूस होगी तो एक बार बुक को उसमें रीड कर लेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट अटेम्प्ट अबाउट क्लासिफिकेशन, फर्स्ट अटेम्प्ट अबाउट क्लासिफिकेशन, फर्स्ट अटेम्प्ट अबाउट क्लासिफिकेशन, फर्स्ट अटेम्प्ट अबाउट क्लासिफिकेशन। पहली बार अगर किसी ने कुछ क्लासिफाई करने की कोशिश किया, फर्स्ट अटेम्प्ट अबाउट क्लासिफिकेशन, तो दैट नेम वाज प्राउट, PROUT, PROUT। तो प्राउट ने पहली बार एलिमेंट को क्लासिफाई करने की कोशिश की, ठीक है ना। फर्स्ट क्लासिफिकेशन, पहली बार एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने की कोशिश किस साइंटिस्ट ने की? प्राउट ने। और क्या कहा प्राउट ने? प्राउट ने एक ऐसा कॉन्सेप्ट, एक ऐसा अपना विचार दिया, एक ऐसा अपना थॉट बताया कि जितने भी एलिमेंट हैं, ऑल द एलिमेंट्स, सभी तत्व हाइड्रोजन परमाणुओं से बने होते हैं। ऑल द एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब आपको लगता है ऐसा सही है? इट इज नॉट करेक्ट। तो बस केवल प्राउट में आपको प्राउट वाले यूनिट आपको क्या ध्यान रखना, फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ क्लासिफिकेशन वाज रिलेटेड विद प्राउट। और क्या कोशिश किया प्राउट ने, क्या कहा प्राउट ने? व्हाट इज द स्टेटमेंट? ऑल द एलिमेंट्स are made up of, all the elements are made up of, all the elements are made up of hydrogen, all the elements are made up of hydrogen atoms। सभी तत्व हाइड्रोजन परमाणुओं से बने होते हैं। अब देखिए इसका हिंदी या इसका इंग्लिश कितना सिंपल तो है, ऑल द एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एटम। सभी एलिमेंट हाइड्रोजन एटम से बने होते हैं, ठीक है। ऑल द एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एटम, सभी तत्व हाइड्रोजन परमाणुओं से बने होते हैं। दिस अटेम्प्ट वाज डन बाय प्राउट, बट दिस इज नॉट करेक्ट, दिस इज नॉट करेक्ट। लेकिन ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, ठीक है। तो बाद में जिसने भी इसको ढूंढा होगा, जिस साइंटिस्ट ने इस पे काम किया होगा, उसने कह दिया होगा ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है, अलग अलग एटम के मास नंबर अलग अलग होते हैं और वो उनका कॉम्पोजिशन भी अलग अलग होता है और अलग अलग एलिमेंट के एटम का बिहेवियर भी अलग अलग होता है, ठीक। तो फर्स्ट अटेम्प्ट वाज मेड बाय प्राउट और प्राउट ने क्या कहा? ऑल द एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एटम, बट दिस इज नॉट करेक्ट स्टेटमेंट। अब दूसरा जो क्लासिफिकेशन आएगा, सेकेंड क्लासिफिकेशन वाज डन बाय डोबेरेनियर्स क्लासिफिकेशन। तो अगला जो क्लासिफिकेशन आया वो है डोबेरेनियर का, डोबेरेनियर्स क्लासिफिकेशन। तो अगला जो क्लासिफिकेशन आया वो किसका है? डोबेरेनियर्स क्लासिफिकेशन। डोबेरेनियर्स क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो डोबेरेनियर्स क्लासिफिकेशन में देखो क्या देखना है हमको, क्या चीज सीखना है। डोबेरेनियर ने क्या काम किया? एलिमेंट को तीन तीन सिमिलर एलिमेंट्स की ग्रुपिंग किया, ठीक है। तो तीन एलिमेंट्स की ग्रुपिंग किया। तो ग्रुपिंग ऑफ 3 एलिमेंट, ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स, 3 एलिमेंट की ग्रुपिंग किया, तीन तत्वों का समूह बनाया, ठीक है। ग्रुपिंग ऑफ 3 एलिमेंट्स एंड इट इज नोन एज ट्रॉइड्स। और उसको नाम क्या दिया? ट्रॉइड नाम दिया, TRIADS, ट्रॉइड्स। हिंदी में कहेंगे त्रिक। और उन समूहों को क्या नाम दिया? त्रिक नाम दिया। तो दैट ग्रुप्स आर known as troids, that group are known as troids। उन जो ग्रुप्स थे उनको क्या नाम दिया? ट्रॉइड्स नाम दिया, ठीक है। अब ट्रॉइड्स का कॉन्सेप्ट क्या रखा डोबेरेनियर ने, ये मेन बात है। तो देखो डोबेरेनियर ने क्या किया, जैसे एक ट्रॉइड है, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, देयर इज अ ट्रॉइड, देयर इज एग्जांपल ऑफ ट्रॉइड।
लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, ठीक। इन केस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ट्रायड दो काम डोबेरेनियर ने किया। लिथियम का मास नंबर कितना होता है? 7। द मास नंबर ऑफ लिथियम इज 7, ओके। द मास नंबर ऑफ पोटेशियम इज 39। पोटेशियम का मास नंबर कितना है? 39। अगर इसको हम 2 से डिवाइड कर दें तो एवरेज मीन ऑफ मासेस ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट, एवरेज मीन ऑफ मासेस ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट, पहले और तीसरे तत्व के परमाणु भारों का योग करके, पहले और तीसरे तत्व के परमाणु भारों का योग करके अगर हम उसे 2 से विभाजित कर दें तो जो बीच वाला एलिमेंट है उसका मास नंबर अपने आप पता चल जाएगा, ठीक है। तो दिस इज द डोबेर। तो हम लोग बात कर रहे हैं डोबेरेनियर कॉन्सेप्ट के बारे में। तो डोबेरेनियर ने क्या किया? 3 एलिमेंट्स की ग्रुपिंग किया, ठीक। दैट ग्रुप्स आर नेम्ड एज ट्रायड, और उन ग्रुप्स का नाम क्या रखा? ट्रायड, त्रिक, ठीक है। डोबेरेनियर्स ट्रायड्स बोलते हैं उसको हम। और क्या बेसिक्स था उस ट्रायड्स का, कैसे बनाया उसको? तो ट्रायड के फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट के मास नंबर को टोटल किया और 2 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। एवरेज मीन ऑफ मास ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ट्रायड, ओके। फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट ऑफ ट्रायड कह लीजिए। तो दिस इज द मास ऑफ द मिडिल वन। इससे क्या मिल जाएगा आपको? जो मिडिल एलिमेंट का मास नंबर है वो अपने आप आपको पता चल गया है। नाउ द मास ऑफ सोडियम इज 23। सोडियम का मास कितना होता है? 23। तो दिस इज द डोबेरेनियर्स ट्रायड्स कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो डोबेरेनियर्स क्लासिफिकेशन। तो डोबेरेनियर ने अब क्या क्या काम किया है उसको हम लोग लिख लेते हैं। व्हाट इज द डोबेरेनियर्स क्लासिफिकेशन? लॉ ऑफ ट्रायड्स। तो पहली बात क्या ध्यान रखना है? लॉ ऑफ ट्रायड्स, लॉ ऑफ ट्रायड्स। तो त्रिक नियम दिया या त्रिक का सिद्धांत दिया डोबेरेनियर ने। लॉ ऑफ ट्रायड्स वाज गिवन बाय डोबेरेनियर, लॉ ऑफ ट्रायड्स वाज गिवन बाय डोबेरेनियर। अब और क्या ध्यान रखना है? अरेंज सिमिलर एलिमेंट्स, अरेंज सिमिलर एलिमेंट, अरेंज सिमिलर एलिमेंट, समान प्रकृति वाले 3 तत्वों का समूहन किया, समूह बनाया, ठीक है। अरेंज सिमिलर एलिमेंट्स इन ग्रुप ऑफ 3, अरेंज सिमिलर एलिमेंट इन ग्रुप ऑफ 3, इन ग्रुप ऑफ 3, अरेंज सिमिलर एलिमेंट इन ग्रुप ऑफ 3। 3 एलिमेंट्स की ग्रुपिंग किया, ठीक है। तो 3 एलिमेंट का 3 तत्वों का समूह बनाया जो जिनके गुण कैसे थे? समान थे, ठीक है। तो अरेंज सिमिलर एलिमेंट्स इन ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट, ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट कह लीजिए, ग्रुप ऑफ 3 कह लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। द एटॉमिक वेट ऑफ मिडिल एलिमेंट, द एटॉमिक वेट ऑफ मिडिल एलिमेंट, जिसमें जो बीच वाले तत्व का भार है। एटॉमिक वेट ऑफ मिडिल एलिमेंट, एटॉमिक वेट ऑफ मिडिल एलिमेंट, जो मिडिल एलिमेंट है उसका वेट, एटॉमिक वेट ऑफ मिडिल एलिमेंट इज approximately the arithmetic mean of approximately the arithmetic mean of the other two, arithmetic mean of the other two। अब ये चीज भी अगर प्रॉब्लम क्रिएट करती है तो सिंपल सी एक बात ध्यान रख लो, जो मिडिल एलिमेंट का मास नंबर होगा वो फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट के मास नंबर का एवरेज होगा, या फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट के मास नंबर को अगर हम 2 से डिवाइड करने वाले हैं तो मिडिल एलिमेंट का हमें मास मिल जाएगा। सम ऑफ मास नंबर ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट is divided by the 2, then we get the mass of the middle element, and this is the law of Troids that was given by Dobereinier। तो डोबेरेनियर ने ट्रॉइड्स का लॉ दिया और उसके अकॉर्डिंग उसने बोला कि
किसी भी ट्रॉइड्स में क्या चीज कॉमन रहेगी, उसका जो एवरेज मीन है मास का, वो मिडिल एलिमेंट का मास होगा। अप्रोक्सीमेटली इज द मास ऑफ द मिडिल एलिमेंट। अब देखो, जैसे एक ट्रॉइड लिया मैंने, अभी आपको एक एग्जांपल बताया था मैंने, लिथियम, सोडियम एंड पोटासियम, दिस वाज अ ट्रॉइड। और इस ट्रॉइड में क्या ध्यान रखना है, 7 और ये 39, 2 से डिवाइड किया तो दिस इज गिव 23 एंड 23 इज द मास ऑफ द सोडियम। मतलब फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट के मास नंबर को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो मिडिल एलिमेंट का मास हमें अपने आप पता चल जाएगा। ओके, अब इसी तरीके से अगला ट्रॉइड देखते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। द मास नंबर ऑफ क्लोरीन इज 35.5, मास नंबर ऑफ आयोडीन इज 127। 2 से डिवाइड करिए, ठीक है, तो दिस इज 35.5 प्लस 127, ठीक है, और 2 से डिवाइड करेंगे तो मिल जाएगा 81.25। सम अप करने के बाद जब डिवाइड करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 81.25 एंड दिस 81.25 इज द मास नंबर ऑफ ब्रोमीन, और ये ब्रोमीन का एटॉमिक वेट होगा। ठीक है, एक और ट्रॉइड का एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, तो डॉबेरेनियर में हमको क्या क्या ध्यान रखना है, 3 एलिमेंट्स को डिवाइड किया ग्रुप में डॉबेरेनियर ने, इन ग्रुप्स को हम ट्रॉइड्स कहते हैं, ट्रैक कहते हैं। और इसमें कॉमन बात क्या है कि फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट के मास का एवरेज मीन मिडिल वन का मास होगा, बीच वाले तत्व का द्रव्यमान हो जाएगा। पहले और तीसरे तत्व के द्रव्यमान को जब हम 2 से विभाजित करेंगे, जोड़ करके 2 से विभाजित करेंगे तो बीच वाले तत्व का द्रव्यमान हमें मिल जाएगा। ठीक है, अगला एलिमेंट है मेरा कैल्शियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम, कैल्शियम 40, बेरियम, बेरियम का मास नंबर होता 137, 137 और 2 से डिवाइड करेंगे तो दिस इज अबाउट 88.5, तो 88.5, तो दिस इज द मास ऑफ स्ट्रोंशियम, ये स्ट्रोंशियम का मास नंबर आ गया है। ठीक है, अब बात क्लियर। तो ये है आपका सेकेंड पॉइंट ऑफ क्लासिफिकेशन, डॉबेरेनियर, है ना। तो प्राउट का नाम बहुत सारे बुक्स में है भी नहीं, बट ये ध्यान रखना है कि पहली बार प्राउट ने कुछ अरेंजमेंट करने की कोशिश किया था और ऐसा बोला था कि जितने भी एलिमेंट्स होंगे सबकी प्रॉपर्टी सब जो है वो हाइड्रोजन से रिलेट करेंगे, बट दिस इज नॉट करेक्ट। ठीक है, अब उसके बाद हम बात करेंगे अगले क्लासिफिकेशन के बारे में। तो अब अगला जो नाम आ रहा है वो फिर से केवल आपको वो नाम ध्यान रखना है और उस साइंटिस्ट ने क्या अटेम्प्ट किया था वो आपको ध्यान रखना है। ठीक, तो नेम ऑफ द साइंटिस्ट एंड व्हाट ही इज परफॉर्म, उसने क्या परफॉर्म किया, क्या बात कहा, उसको ध्यान रखना है। तो द नेम, द थर्ड नेम इज द डी कॉनकॉर्टस, डी कॉनकॉर्टस, डी कॉनकॉर्टस। ठीक है, तो पहले तो नाम ध्यान रखना है, डी कॉनकॉर्टस। और डी कॉनकॉर्टस ने कौन सा वाला पीरियोडिक टेबल बनाने की कोशिश किया, क्या काम किया, डी कॉनकॉर्टस ने टेल्यूरिक हेलिक्स क्लासिफिकेशन दिया, है ना, टेल्यूरिक हेलिक्स, टेल्यूरिक हेलिक्स वाला क्लासिफिकेशन बनाया डी कॉनकॉर्टस ने, ये ध्यान रखना है। तो व्हाट इज द अटेम्प्ट, टेल्यूरिक हेलिक्स। हेलिक्स का मतलब जैसे कभी आपने अगर डीएनए का स्ट्रक्चर देखा हो तो एक सिलेंडर बनाया एंड इन दिस सिलेंडर द एलिमेंट्स आर अरेंज लाइक द डीएनए हेलिक्स, जैसे डीएनए हेलिक्स होता है उसी तरीके से एलिमेंट को अरेंज करने की कोशिश किया। तो ना हमको क्या ध्यान रखना है, डी कॉनकॉर्टस ने कौन सा वाला क्लासिफिकेशन दिया, तो टेल्यूरिक हेलिक्स क्लासिफिकेशन दिया था डी कॉनकॉर्टस ने। ठीक है, अरेंज एलिमेंट इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट, अरेंज एलिमेंट, अरेंज एलिमेंट, अरेंज एलिमेंट्स, अरेंज
elements, arrange element in order of increasing atomic weight. Okay, arrange element in increasing order of atomic weight, and made a cylinder या cylindrical tube of element, made a cylindrical tube of element, made a cylindrical tube of element, cylindrical tube of element, और एक cylindrical tube का फॉर्मेशन किया. ठीक है ना. तो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ डी कॉनकॉर्टस. तो डी कॉनकॉर्टस जब भी क्वेश्चन आया है वो हमेशा ऐसा आया, टेल्यूरिक हेलिक्स क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय, द आंसर इज डी कॉनकॉर्टस. तो डी कॉनकॉर्टस मतलब टेल्यूरिक हेलिक्स, जिसने एलिमेंट को उनके एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करके एक सिलेंड्रिकल टेल्यूरिक हेलिक्स का फॉर्मेशन किया था. ठीक है, तो ये हुआ डी कॉनकॉर्टस. क्लियर, डी कॉनकॉर्टस टेल्यूरिक हेलिक्स. ठीक, अगली बात नेक्स्ट, लोदर मेयर्स क्लासिफिकेशन. लोदर मेयर्स क्लासिफिकेशन. अब अगला नाम आया लोदर मेयर का. तो लोदर मेयर्स क्लासिफिकेशन, और कर्व एनालिसिस भी इसको बोलते हैं. कर्व एनालिसिस. अब देखो ये भी किसी ऐसा कुछ खास काम का नहीं. कर्व एनालिसिस वाला क्लासिफिकेशन है लोदर मेयर का. प्लॉटेड अ ग्राफ बिटवीन एटॉमिक वॉल्यूम एंड एटॉमिक वेट. प्लॉटेड a graph between atomic volume and atomic weight. Plotted a graph between atomic volume and atomic weight. Plotted a graph between atomic volume and atomic weight. तो atomic weight मतलब परमाणु भार और परमाणु आयतन में ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश किया, ग्राफ बनाने की, ग्राफिकली उसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश किया. ठीक है ना. तो ग्राफिकली उसको वक्र बनाने की कोशिश किया, हिंदी में ऐसा कहेंगे उसको. तो ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश किया. प्लॉटेड ग्राफ बिटवीन एटॉमिक वॉल्यूम एंड एटॉमिक वेट. Observe that element of similar properties. Observe that element of similar property. Elements of similar properties. Element of similar properties occupied similar position. Occupied similar position on the curve. Okay, और क्या काम किया, एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक मास के अंदर ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन स्टैब्लिश करने की कोशिश की, और ये बताया कि सिमिलर प्रॉपर्टी के जो एलिमेंट्स हैं वो ग्राफ में सिमिलर पोजीशन को ऑक्यूपाई करते हैं. जैसे जो हल्के एलिमेंट होंगे, जैसे अल्काली मेटल्स है, तो उनका वॉल्यूम ज्यादा होगा, और जिनका वॉल्यूम ज्यादा होगा उसको कहां पर रखा, टॉप ऑफ द कर्व. तो जो भी कर्व का जो भी इसका टॉप था, टॉप ऑफ द कर्व, वहां पे उसने अल्काली मेटल्स को प्लेस करने की कोशिश किया है ना. तो जैसे लिथियम है, सोडियम है, पोटाशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है. तो अल्काली मेटल्स आर एट द टॉप ऑफ द कर्व ड्यू टू इट्स हायर एटॉमिक वॉल्यूम. तो हायर एटॉमिक वॉल्यूम के कारण क्या हुआ, अल्काली मेटल्स आर एट द
टॉप ऑफ द कर्व, ठीक है। तो वॉल्यूम बड़ा और एल्काली मेटल्स को हमने कहां रखा, डेंसिटी लो हो जाएगी और एल्काली मेटल्स आर एट द टॉप ऑफ द कर्व। तो एक लाइन और ऐसा ध्यान रख लेंगे, एल्काली मेटल्स आर एट टॉप ऑफ द कर्व, टॉप ऑफ द कर्व। एल्काली मेटल्स कहां थे, कर्व में, वक्र में सबसे ऊपर की तरफ थे, ग्राफ में सबसे ऊपर की तरफ थे, ठीक है। लार्ज एटॉमिक वॉल्यूम और लो डेंसिटी, तो लो डेंसिटी के कारण एल्काली मेटल्स कहां थे, टॉप ऑफ द कर्व। उसके बाद फिर एल्कलाइन अर्थ मेटल लाइक दिस। बस ध्यान क्या रखना है, लोदरमेयर ध्यान रखना है और क्या ध्यान रखना है, उसके बाद कार्बन एनालिसिस ऑफ एलिमेंट, प्लॉटेड अ ग्राफ बिटवीन एटॉमिक वॉल्यूम एंड एटॉमिक वेट। एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक वेट को रिलेट किया लोदरमेयर ने, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। लोदरमेयर का नाम आपको याद रखना है कि क्लासिफिकेशन में लोदरमेयर जैसा कोई साइंटिस्ट आया था, ठीक है। अब उसके बाद और जहां से जरूरत पड़ेगी एकदम एग्जैक्टली सभी चीजें याद रखने की, तो वहां पे सभी चीजें याद रखनी। अब अगला साइंटिस्ट जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है न्यूलैंड्स। तो न्यूलैंड, अगला नाम आया न्यूलैंड का, और न्यूलैंड ने क्या दिया, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स दिया न्यूलैंड ने। तो न्यूलैंड का काम क्या है, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, अष्टक नियम दिया न्यूलैंड ने। लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, अष्टक नियम दिया न्यूलैंड ने। और क्या काम किया, अरेंज द एलिमेंट according to arrange the element according to increasing order of atomic masses, arrange the element according to increasing order of atomic masses। और एक और बात कहा न्यूलैंड ने, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो अरेंज द एलिमेंट अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस, तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भारों के क्रम में व्यवस्थित किया, तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भारों के क्रम में व्यवस्थित किया। अरेंज द एलिमेंट अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस। और दूसरी बात जो न्यूलैंड ने कहा था वो ये थी कि प्रॉपर्टी ऑफ एवरी एट्थ एलिमेंट इज सिमिलर विद द फर्स्ट एलिमेंट। प्रत्येक आठवें तत्व का गुण पहले तत्व के गुण के समान होगा, या ऐसा कह लें हम लोग, प्रॉपर्टी ऑफ फर्स्ट एंड एट्थ एलिमेंट, प्रॉपर्टी ऑफ फर्स्ट एंड एट्थ एलिमेंट आर सेम, ठीक है। तो पहले और आठवें तत्व का गुण कैसा होगा, एक समान होगा। प्रॉपर्टी ऑफ फर्स्ट एंड एट्थ एलिमेंट आर द सेम। अब एक बात यहां पे आपको ध्यान रखना पड़ेगी, वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि एलिमेंट इस क्लासिफिकेशन के अंदर अभी तक इनर्ट गैसेस की डिस्कवरी नहीं हुई थी, है ना। इनर्ट गैसेस की डिस्कवरी नहीं हुई थी, तो इनर्ट गैसेस आर नॉट इंक्लूडेड। अगर आप इनर्ट गैस को इंक्लूड कर दोगे तो सारा सीक्वेंस गड़बड़ हो जाएगा, ओके। तो क्या ध्यान रखना है, इनर्ट गैसेस आर एट नॉट डिस्कवर्ड इवन इन द एट द टाइम ऑफ मैंडलीव के समय पर भी, मैंडलीव का जो एक्चुअल पीरियोडिक टेबल है उसमें इनर्ट गैसेस नहीं थी, लेकिन बाद में जब इनर्ट गैसेस की डिस्कवरी हुई तो कोई टेबल था नहीं, तो मैंडलीव में एक जीरो ग्रुप बना करके इनर्ट गैसेस को एडअप कर दिया था, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पे, तो अरेंज द एलिमेंट अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस, प्रॉपर्टी ऑफ फर्स्ट एंड एट्थ एलिमेंट आर सेम। अब देखो, लिथियम के बाद बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ऐसा। तो लिथियम कितना, 7, एटॉमिक मास की बात हो रही है, 7, 9, 11, 12, 14, 16 और ये 19 इज द एटॉमिक मास ऑफ फ्लोरीन। तो एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया, ठीक। उसके बाद आया सोडियम, पोटाशियम, सोडियम के बाद मैग्नीशियम,
सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन। ठीक है, उसके बाद आएगा इसमें पोटाशियम और कैल्शियम। तो ये भी ध्यान रखना है कि 20 तक के एलिमेंट के लिए वैलिड रहता है। दिस कॉन्सेप्ट इज वैलिड अप टू 20th एलिमेंट। ओके, तो 20, तो दिस इज अबाउट, ये हो जाएगा 23, 24, 27 और दिस इज अबाउट 29, 31, 32, 35.5, sorry 35.5 and here it is 39 and 40, 39 and 40. So this is the Doberanier's क्लासिफिकेशन। डोबेरेनियर ने एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस के ट्रेंड पर अरेंज किया। क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें जो हमको ध्यान रखनी है? लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, प्रॉपर्टी ऑफ फर्स्ट एंड एट्थ एलिमेंट आर सेम एंड अरेंज द एलिमेंट अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस, जैसा हमने ड्रॉ किया। और एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान, दो इंपॉर्टेंट बातें, इनर्ट गैसेस नहीं थे इस टाइम पर एंड इट इज वैलिड अप टू एटॉमिक नंबर 20, मतलब कैल्शियम तक के लिए वैलिड रहता है। मास पे था तो हम लोग अगर बोलेंगे इसे तो कैसा हो जाएगा? अप टू कैल्शियम। दिस क्लासिफिकेशन इज वैलिड अप टू कैल्शियम। ये क्लासिफिकेशन कैल्शियम तक के लिए वैलिड है, ठीक है ना। तो दिस इज अबाउट द न्यूलैंड्स क्लासिफिकेशन। इसको हम कहते हैं न्यूलैंड्स क्लासिफिकेशन। अब लॉ ऑफ ऑक्टेव्स के बाद अगला जो नाम आया वो है मेंडलीफ का। तो मेंडलीफ को हम ऐसा कह सकते हैं, हिज क्लासिफिकेशन वाज द फर्स्ट सक्सेसफुल क्लासिफिकेशन। पहली बार न्यूलैंड ने एक सिस्टमैटिक तरीका इस्तेमाल, मेंडलीफ ने एक सिस्टमैटिक अप्रोच किया टू क्लासिफाई द एलिमेंट। तो अब हम लोग अगली बात करने वाले हैं मेंडलीव्स क्लासिफिकेशन के बारे में। तो मेंडलीफ की बात करेंगे और मेंडलीफ का जो क्लासिफिकेशन है, दिस इज द फर्स्ट सक्सेसफुल क्लासिफिकेशन। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट रिलेटेड विद द मेंडलीव्स क्लासिफिकेशन, और हमारे काम का क्या क्या है उसमें भी हम वो चीजें निकालेंगे, ठीक है ना। और तो मेंडलीव्स क्लासिफिकेशन की बात कर लेते हैं। मेंडलीव्स क्लासिफिकेशन, तो फर्स्ट सक्सेसफुल क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स। तो मेंडलीफ ने क्या क्या काम किया? अरेंज द एलिमेंट अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस। पहली बात, अरेंज द एलिमेंट अरेंज द एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू increasing arrange the elements according to increasing order of atomic masses। ओके यार, एटॉमिक वेट भी कह सकते, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो मेंडलीफ ने तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भारों के आधार पर व्यवस्थित किया। अरेंज द एलिमेंट अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस। अब मेंडलीफ ने एक पर्टिकुलर लॉ के थ्रू इनको क्लासिफाई करने की कोशिश किया। तो हम बात करेंगे मेंडलीव्स लॉ, है ना। तो लॉ को याद करेंगे और उसको समझेंगे भी, है ना। तो पहली बात क्या हो गई? मेंडलीफ ने तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भारों के क्रम में व्यवस्थित किया। अरेंज द एलिमेंट अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस। अब मेंडलीफ लॉ की बात कर रहे हैं हम लोग। द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, तो यहां तक तो सब कुछ समझ में आ ही रहा है। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी मतलब भौतिक और रासायनिक गुण। द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट्स, physical and chemical property of the elements are the periodic function of their atomic weight, so this is the Mendeleev's periodic law. Okay, what the physical and chemical property of the elements, तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। द
द फिजिकल एंड chemical property of the elements are the periodic function of their atomic weight. तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं. ओके, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट. तो बात कुछ समझ में आ रही? बात समझ में तब आएगी जब ये मीनिंग पता चलेगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पीरियोडिक फंक्शन. आवर्ती फलन का मतलब क्या है? ये तो समझ में आ रहा है कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट. तो यहां से फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज तो समझ में आ रही थी, लेकिन आगे का हिस्सा अब कैसे समझ में आएगा? देखो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पीरियोडिक फंक्शन. तो द मीनिंग ऑफ पीरियोडिक फंक्शन इज द रिपीटेशन ऑफ element of same property after a regular interval. Repetition of elements of same property after a regular interval. एक निश्चित अंतराल के बाद समान गुणों वाले तत्वों की पुनरावृत्ति. देखिए, जैसे पीरियोडिक फंक्शन, तो पीरियोडिक फंक्शन, तो पीरियोडिक टर्म का रिलेशन है. पीरियोडिक टर्म किसके साथ? पेंडुलम के साथ, घड़ी के पेंडुलम के साथ लगा हुआ है. ठीक है, तो वॉच का जो पेंडुलम रहता है वो इधर चलेगा और इधर चलेगा. ठीक है ना? तो लाइक दिस, ऐसे एलिमेंट बार बार रिपीट होंगे. जैसे आप लिथियम से चले तो कहां पे आके फिनिश हो गया? नियॉन पे फिनिश हो गया. उसके बाद क्या आया? सोडियम आया. सोडियम से चले तो आर्गन पे फिनिश हो गया. आर्गन के बाद क्या आया? पोटाशियम आया. तो देयर इज रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ सेम प्रॉपर्टी आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल. एक समान अंतराल के पश्चात समान गुणों वाले तत्वों की पुनरावृत्ति आवर्ती फलन कहलाता है. दिस इज कॉल्ड पीरियोडिक फंक्शन. रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेम प्रॉपर्टी आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल इज कॉल्ड पीरियोडिक फंक्शन. तो अब बात समझ में आई? इसका मतलब एक रेगुलर इंटरवल के बाद सिमिलर फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स बार बार रिपीट होंगे. तो एक रेगुलर इंटरवल के बाद सिमिलर फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के जो एलिमेंट्स हैं वो बार बार रिपीट होंगे. दिस इज कॉल्ड पीरियोडिक फंक्शन. इसको हम कहते हैं पीरियोडिक फंक्शन. तो ये है आवर्ती फलन का मतलब. ठीक, तो ये बात क्लियर हो गई अब कि एक रेगुलर इंटरवल के बाद ऐसे एलिमेंट बार बार आएंगे जिनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है. ठीक, अब मेंडलीफ में और क्या क्या चीजें हमको पता होनी चाहिए मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल में, तो उसकी बात कर लेते हैं. ओके, नंबर 1, टोटल 63 एलिमेंट्स आर देयर. ओके, मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल में कुल कितने एलिमेंट थे? 63 एलिमेंट्स आर देयर इन द मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल. 7 periods and 9 groups. 7 periods and 9 groups are there. Total 8 group थे, but when not gases are included, then 0 group is also there. तो 0 से 8 तक हो गया तो टोटल ग्रुप्स कितने हो गए? 9 ग्रुप्स हो गए. तो टोटल 63 एलिमेंट्स एंड 9 ग्रुप्स आर देयर इन द मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल. और क्या ध्यान रखना है? मेंडलीफ ने पहली बार कॉन्सेप्ट दिया, कॉन्सेप्ट of period, concept of period and group. Concept of period and group. आवर्त और वर्ग. Concept of period and group was given by Mendeleev. ठीक है, तो concept of period और group भी पहली बार साइंटिस्ट ने दिया था, मेंडलीफ ने दिया. ठीक है, तो 7 periods and 9 groups in the Mendeleev's periodic table. Total number of elements are here 63. ठीक है, periods are what? तो एक एक बार थोड़ा सा डेफिनेशन की बात कर लेते. periods हिंदी में कहते हैं आवर्त. तो that horizontal lines of the periodic table. Horizontal lines of the periodic table. ठीक है, तो horizontal lines of the periodic table. horizontal lines क्षैतिज रेखाएं. ठीक है, horizontal lines, it means from left to right. This is the period. और ग्रुप
वर्टिकल लाइंस, ऊर्ध्वाधर रेखाएं, वर्टिकल लाइंस। इट मींस जब भी मैं लिथियम से, आप ऐसे सीधे सीधे ध्यान रखो इसको, जब लिथियम से चल करके लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन ऐसा जाते हैं, नियॉन, तो दिस इज अ पीरियड। जैसा हमने कहा ये सेकेंड पीरियड है, दिस इज सेकेंड पीरियड। तो पीरियड मींस लेफ्ट टू राइट, ओके। लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, दिस इज लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, ये है पीरियड। और जैसे हमने कहा लिथियम टू सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, तो दिस इज ग्रुप। तो अप टू डाउन जब आएंगे तो ग्रुप है, वर्टिकल लाइंस आर द ग्रुप्स, दिस इज ग्रुप एंड दिस इज पीरियड, ओके। तो दिस इज अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ Mendeleev's period and group. तो horizontal lines are the periods and vertical lines are the group. अब हम बात करेंगे एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ Mendeleev periodic table. तो डिसएडवांटेज का मतलब है कि क्या क्या चीजें कम रह गई थी, ठीक है ना। डिसएडवांटेज की कोई बात ही नहीं, क्या कम रह गया था वो डिसएडवांटेज है, ठीक है। तो Mendeleev's क्लासिफिकेशन के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम there is arrangement of periods and groups, elements are arranged in a proper period and group. तो पहली बात तो यही हो जाएगी कि in between the 7 periods and 9 groups, 7 period और 9 group में रख करके सभी एलिमेंट के बारे में स्टडी कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा फर्स्ट the property, physical and chemical property of the members of the first group elements are the same. तो मैंने ये बात कह दिया ना, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम, इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट सेम होगी, ठीक। तो फर्स्ट ग्रुप का तो मतलब इन 7 एलिमेंट्स के बारे में हमारे पास इंफॉर्मेशन आ गई कि इसमें ये प्रॉपर्टी होगी, ठीक है। तो बात कर लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें और ध्यान रखना है इसमें। तो एडवांटेज, स्टडी ऑफ एलिमेंट्स बिकम ईजी, स्टडी ऑफ एलिमेंट्स becomes easy, ठीक है ना। तो इसको आपको थोड़ा सा बुक से भी रीडिंग कर लेना है कि इसमें क्या क्या चीजें हैं। स्टडी ऑफ एलिमेंट्स बिकम्स इजी, प्रिडिक्शन ऑफ एलिमेंट, प्रिडिक्शन ऑफ एलिमेंट। तो मेंडलीफ ने क्या काम किया था, कुछ एलिमेंट्स अगर नहीं मिले थे जिनके बारे में जो डिस्कवर नहीं हुए थे, जो मिले नहीं थे, लेकिन अगर वो किसी ग्रुप में या किसी पीरियड के अंदर इन्वॉल्व हो रहे थे तो उसके बारे में भी मेंडलीफ ने पहले से ही प्रिडिक्शन कर दिया था कि यहां पे जो एलिमेंट मिलेगा उसकी प्रॉपर्टी ऐसी होगी, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि अल्कली मेटल्स, तो जिसके जो भी उस मेटल के ग्रुप में मैच करेगा, जैसे जिसकी बैलेंसी 281 है तो अगर अगला होगा तो 2881 आ जाएगी, तो उसकी जो प्रॉपर्टीज होगी वो कैसी होगी, सिमिलर होगी, ठीक। तो जो भी एलिमेंट्स नहीं भी डिस्कवर हुए थे उनके प्रॉपर्टीज के बारे में भी मेंडलीफ ने प्रिडिक्शंस किए थे, ठीक है। अब कुछ एलिमेंट्स के नाम देखिए, मैच कर देते हैं हम लोग, है ना। कुछ एलिमेंट्स के नाम उनके डिस्कवर होने से पहले मेंडलीफ ने क्या क्या रखा था उस पर कभी कभी कुछ चीजें पूछते हैं, तो हम लोग उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। स्कैंडियम, SC से लिखते स्कैंडियम को, SC, स्कैंडियम। तो स्कैंडियम इज नोन एज एका बोरॉन, ध्यान रखेंगे, ये याद करके रखना है, एका बोरॉन। जैसे स्कैंडियम डिस्कवर नहीं हुआ होगा तो उसका नाम रख दिया एका बोरॉन। गैलियम, Ga, और गैलियम इज नेम्ड एज एका एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम। तो गैलियम इज नोन एज एका एल्यूमिनियम। जर्मेनियम, Ge, और जर्मेनियम इज नेम्ड एज एका सिलिकॉन, सिलिकॉन इज द जर्मेनियम। टेक्नीशियम,
और टेक्नीशियम TC से लिखते हैं टेक्नीशियम को कॉमनली, इट इज नोन एज एका मैग्नीज, एका मैग्नीज, एका मैग्नीज, एका मैग्नीज। एका मैग्नीज। तो ये कुछ एलिमेंट्स थे जिनके नाम इनके डिस्कवरी के पहले प्रिडिक्टेड थे, ठीक है। तो ये कुछ बातें और ध्यान रखनी है। तो इजी टू स्टडी, द ऑल एलिमेंट्स आर डिवाइडेड इनटू द 7 पीरियड्स एंड 9 ग्रुप्स एंड प्रिडिक्शन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द न्यू एलिमेंट। इसके बाद प्रिडिक्शन ऑफ द मासेस, मासेस के प्रिडिक्शन के बारे में भी इससे जानकारी मिलती है, ठीक है ना। तो करेक्शन अबाउट द मासेस, करेक्शन ऑफ मास को भी हेल्प करता है ये क्लासिफिकेशन। अब इसके बाद डिफेक्ट्स ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल से अगले हिस्से पर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके कमांडोस, थैंक यू।